अच्छा हाँ कर लेंगे, अभी करें चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कर लेंगे कोई नहीं, उसका वर्कशीट भेज दूंगा मैं, उसमें है कुछ नहीं क्योंकि फॉर्मूला लगाना होता है। हैं जी, फ्लूइड्स, लिक्विड, हैं जी, लिक्विड एंड एक्वस, फ्लूइड्स, तो फ्लूइड्स का मतलब होता है एनीथिंग विच कैन फ्लो, ठीक है, तो इसका मतलब लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड्स और गैसेस दोनों इस कैटेगरी में आती हैं, आगे बात समझ में, तो एनीथिंग विच कैन फ्लो, तो लिक्विड्स भी फ्लो करते हैं और गैसेस भी फ्लो करती हैं, ठीक है ना, तो फ्लूइड्स के कॉन्सेप्ट मेनली लिक्विड्स और गैसेस दोनों के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है जी। तो हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एक का नाम होता है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का क्या मतलब है, स्टैटिक्स का मतलब ओ बेटे एट रेस्ट, तो व्हेन द फ्लूइड्स आर एट रेस्ट, तो फ्लूइड्स आर एट रेस्ट का मतलब, अबे बातें बंद कर दो यार, फ्लूइड्स एट रेस्ट का क्या मतलब हो गया, मतलब जस्ट लाइक यू टेक वाटर इन अ कंटेनर, है ना, वो फ्लूइड एट रेस्ट है, या कोई गैस क्लोज कंटेनर में वो भी एट रेस्ट है जी, हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है ना, तो ये भी एट रेस्ट है, ठीक है ना, तो फ्लूइड एट रेस्ट समझ में आ गया। तो जब हम फ्लूइड एट रेस्ट की बात करेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट्स होंगे प्रेशर, पास्कल लॉ, मेनली जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसके ऊपर रिलेटेड रहेंगे, प्रेशर और पास्कल्स लॉ के ऊपर, ठीक है, ये सिर्फ इसको बोलते हैं माइंड मैप जो हम बना रहे हैं इस टाइम, सिर्फ मैं टॉपिक बता रहा हूँ अभी क्या क्या करना है हमें, इन दोनों से रिलेटेड टॉपिक, इसका मतलब ये नहीं है कि दो ही चीजें हैं, मतलब इससे रिलेटेड है लेकिन सब कुछ। एट रेस्ट में ही हमारा एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, फिर फ्लूइड इन मोशन उसको बोलते हैं डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, मतलब ब्रॉडली टॉपिक ये हैं, बाकी इनसे रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें होंगी। बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम भी बोल देते हैं या प्रिंसिपल बोल देते हैं, स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ, STOKE, मतलब ये सब डायनामिक्स, मतलब जब फ्लूइड मोशन में होते हैं तो उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, तो विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है, चलें आगे। ये तो जस्ट एक ब्रॉड आइडिया था कि हम इस सीक्वेंस में चलेंगे। वैसे अगर तुम्हारी बुक्स के अकॉर्डिंग देखें ना तो ज़्यादातर बुक्स ने, पता नहीं मुझे अभी तक नहीं समझ में आया इसका लॉजिक, उन्होंने पहले प्रेशर की बात की होती है, फिर विस्कोसिटी की बात की होती है डायनामिक्स की, फिर सरफेस टेंशन की बात कर रखी होती है, जबकि हम इस ऑर्डर में चलेंगे, पहले ये फिर ये फिर ये, क्योंकि ये दोनों टॉपिक स्टैटिक्स के होते हैं, ये प्रॉपर्टीज फ्लूइड एट रेस्ट की होती हैं और ये प्रॉपर्टी जब फ्लूइड मोशन में होता है तब होती है, ठीक है ना, तो अलग अलग दो कैटेगरीज में कर लेंगे, ठीक है, चलिए आगे। तो सबसे पहली चीज है लिक्विड। अच्छा एक चीज याद रखना, until unless I will say specifically tell you, वो एक अलग बात है, अदरवाइज लिक्विड्स या फ्लूइड्स, जब मैं लिक्विड लिखता हूँ ना तो समझ लेना लिक्विड का मतलब गैसेस भी इन्वॉल्व हो जाएंगी उसमें, है ना। अब हर जगह फ्लूइड लिखना मतलब मे बी शायद मेरी आदत भी नहीं है, तो मैं लिक्विड लिख देता हूँ उसको बहुत बार, तो लिक्विड का मतलब, लेकिन एक चीज याद रखना कि लिक्विड का मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ लिक्विड पे होती है, ये प्रॉपर्टी गैसेस की भी होती है, मतलब इन जनरल ये फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो लिक्विड भी लिखेंगे तो भी वो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होंगी, जब हालांकि कुछ केसेस में स्पेसिफिकली बोलूंगा कि ये सिर्फ लिक्विड में ही होती है, गैसेस में नहीं होती वो प्रॉपर्टी, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो लिक्विड्स या फ्लूइड्स, चलो मैं दोनों बातें लिख देता हूँ फिलहाल।
exerts thrust, पॉइंटर की फॉर्म में लिख लो बल्कि इसको, लिक्विड या फ्लूइड्स exert thrust on the surface of container, liquids or fluids, जैसे यहाँ पे ना एक वर्ड और ऐड कर सकते थे एट रेस्ट, क्योंकि इन जनरल हम यहाँ पे एट रेस्ट की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो लिक्विड और फ्लूइड्स एट रेस्ट exerts thrust on the surface of container, exert thrust on the surface of container and the body immersed in it, and the body immersed in it। सबसे पहली बात थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट हम बोलते हैं ओके, थ्रस्ट बेटर वर्ड कुछ, थ्रस्ट होती है परपेंडिकुलर फोर्स। एक तो चीज होती है फोर्स, है ना, लेकिन अगर वो फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगे तब उसको बोलते हैं थ्रस्ट। ठीक है, तो जैसे लिक्विड एट रेस्ट, अगर हम एक लिक्विड को मे बी एक कंटेनर में रखते हैं तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो लिक्विड कंटेनर की वॉल्स के ऊपर फोर्स लगाता है हर तरफ? अगर ये लिक्विड हमारा मान लो एक पेपर का कप है, ठीक है, एक सिंपल सा बहुत मतलब मे बी कॉपी के पेज का, है ना, तो क्या वो लिक्विड को होल्ड कर पाएगा? लिक्विड इसको बर्स्ट कर देगा। रीजन, लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है हर जगह से, फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है, तो उसे बोलते हैं थ्रस्ट। और वो फोर्स किस डायरेक्शन में होती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हर तरफ से। ठीक है ना, ये टॉपिक है। तो लिक्विड एट रेस्ट एक्सर्ट्स थ्रस्ट, बस ये मतलब बात है, टॉपिक तो क्या है, ये सिर्फ एक बात है कि किसी भी लिक्विड को जब तुम होल्ड करते हो किसी भी कंटेनर में, गैसेस को भी अगर तुम्हें एनक्लोज कंटेनर में रखोगे तो वो भी गैसेस हर जगह से प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। जैसे बलून के ऊपर, बलून के अंदर हवा भर देते हो तो तुम्हें क्या लगता है वो जो अंदर एयर है वो बलून के ऊपर प्रेशर नहीं एक्सर्ट कर रही होती हर जगह से? ठीक है ना, जिस टाइम बलून उसको होल्ड नहीं कर पाएगा बर्स्ट हो जाएगा, ये तो होता है। ठीक है ना, तो लिक्विड और गैसेस दोनों के ऊपर होती है प्रॉपर्टी कि वो थ्रस्ट एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, अब वैसे तो इतनी कोई जरूरत नहीं है इस बात को डिस्कस करने की, लेकिन कभी कभी कोई पूछ लेता है कि वाई थ्रस्ट, मतलब ये फोर्स परपेंडिकुलर ही क्यों होती है, किसी एंगल पे क्यों नहीं हो सकती, मतलब नॉर्मल टू द सरफेस ही क्यों होती है फोर्स? ठीक है ना, तो हम उसकी बात को जस्टिफाई करेंगे अब, वाई थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट मतलब समझ में आ रहा है ना, परपेंडिकुलर फोर्स, बट क्यों परपेंडिकुलर, किसी और एंगल पे क्यों नहीं? बात समझ आ गई ना, क्वेश्चन पता लग गया ना क्या बात हो रही है? ठीक है जी, तो वाई थ्रस्ट का आंसर हम कैसे देंगे? हम बोलेंगे इफ नॉट, अगर ये थ्रस्ट नहीं है ऐसे ले लेते हैं, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स नहीं है, इफ नॉट तो लेट फोर्स इज एट एन एंगल थीटा, ऐसे मान लो। फिर तो अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो थीटा एंगल पे मान लो, ऐसे मान लो कि लिक्विड थीटा एंगल पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, मान ले थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना, तो लिक्विड ने, ये मान लो लिक्विड है, कहीं पे भी ले लो किसी भी जगह पे, मान लो फोर्स ऐसे एक्सर्ट करी, हम ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाई थ्रस्ट, ये पॉसिबल नहीं है, वैसे ये पॉसिबल नहीं है, बट क्यों नहीं है हम उसकी बात कर रहे हैं। आगे बात समझे? तो अगर मान लो लिक्विड थ्रस्ट एक्सर्ट नहीं करता, हिसाब से उसको थ्रस्ट एक्सर्ट करना चाहिए परपेंडिकुलर फोर्स, लेकिन अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो किसी एंगल पे मान लो भी, मान ले, तो फोर्स मान लो लिक्विड ने ऐसे लगाई तो इसका रिएक्शन ऐसे आ जाएगा, रिएक्शन ऐसे आ जाएगा, है ना। क्या इस रिएक्शन के दो कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाएंगे? एंगल कोई भी ले लो, थीटा मान लो, ये वाला थीटा ले लिया तो ये थीटा हो गया, तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, दो कंपोनेंट हो जाएंगे इसके, है ना। जहाँ तक बात समझ में आ गई, दो कंपोनेंट हो गए। अब हम क्या बोलेंगे, अब तुम क्या बोलोगे, बिकॉज ऑफ आर कॉस थीटा आर साइन थीटा से हमें कोई दिक्कत नहीं है,
जो आर साइन थीटा है ना कंपोनेंट, उसको तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लेगा, आर कॉस थीटा तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना, सरफेस का रिएक्शन। लेकिन ये जो आर कॉस सॉरी आर साइन थीटा बैलेंस हो जाएगा, आर कॉस थीटा तो ऐसे है टेंजेंट के लॉन्ग कंपोनेंट। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि इसकी वजह से लिक्विड मूव करेगा? अगर ये फोर्स लगी लिक्विड के ऊपर तो लिक्विड तो मूव करेगा भाई। एक फोर्स जो नीचे लग रही है, नीचे वाली फोर्स को तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर देता है, सरफेस तो बैलेंस कर सकता है, लेकिन जो इधर फोर्स लग रही है उसे कौन बैलेंस करेगा? उससे तो लिक्विड मूव नहीं करेगा, लिक्विड में मोशन नहीं आ जाएगी इससे, इस कंपोनेंट की वजह से। तो तुम ये बोलोगे बिकॉज ऑफ आर कॉस थीटा लिक्विड विल टेंड टू मूव। ये नहीं समझ में आई बात तो बताओ, बेकार की बात कर रहे हैं हालांकि। किसके ऊपर? बिकॉज, ये बिकॉज लिखा है। यहाँ पे तुम बोलोगे बिकॉज ऑफ आर कॉस थीटा, ये एक एक्स्ट्रा लाइन सी लग गई है, मुझे लग रहा है ट्रायंगल सा क्यों बन गया यहाँ पे। बिकॉज ऑफ आर कॉस थीटा लिक्विड विल टेंड टू मूव, ठीक है, एंड दैट विल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। Liquid will tend to move, full stop, that will disturb the equilibrium. तो ये चीज़ तो पॉसिबल होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लिक्विड एट रेस्ट। तुम्हारा पूरा डिस्कशन कहाँ पे कन्फाइंड है? लिक्विड एट रेस्ट। हमने बोला लिक्विड एट रेस्ट एक्सर्ट्स थ्रस्ट, तो तुम लिक्विड एट रेस्ट की बात कर रहे हो ना। तो अगर ये थ्रस्ट नहीं होगा तो एक कंपोनेंट की वजह से तो लिक्विड को मूव करना पड़ेगा, और अगर लिक्विड मूव करेगा तो फिर वो रेस्ट में कहा रहा, तो फिर तुम्हारी बात गलत नहीं हो गई कि रेस्ट के ऊपर तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए फिर इसका मतलब, वरना तो लिक्विड मूव करेगा। तो ये कह के हम ये बात प्रूव करेंगे या ये जस्टिफाई करेंगे कि इसका मतलब आर कॉस थीटा होना ही नहीं चाहिए, वरना तो लिक्विड में मोशन आ जाएगी इससे, और वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेगा। लिख ली लास्ट लाइन, क्या लिखा है? लास्ट लाइन क्या लिखी है? disturb the equilibrium. So next line में अब इसको लिख लो, so to maintain the equilibrium, या ब्रैकेट में रेस्ट लिख लो, equilibrium इसको डाउटफुल लग रहा है वर्ड, तो to maintain equilibrium या रेस्ट f cos theta should be 0। ये होना ही नहीं चाहिए f cos theta, ये कंपोनेंट होना ही नहीं चाहिए था। ओ सॉरी r cos theta जो भी था। to maintain equilibrium r cos theta should be 0। पता लग रहा है रीजन क्या दे रहे हैं हम? सबको पता लग गया ना क्या रीजन दे रहे हैं, कि अगर ये हुआ तो फिर लिक्विड को मूव करना पड़ेगा, फिर वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। तो इसलिए इक्विलिब्रियम में रखने के लिए r cos theta 0 होना चाहिए, मतलब cos theta 0 होना चाहिए या थीटा 90 होना चाहिए। यही तो हम प्रूव कर रहे हैं कि लिक्विड थ्रस्ट एक्सर्ट करता है 90 डिग्री पे। यहाँ से प्रूव हो गया ना कि 90 ही हो सकता है, यहाँ पे कोई और एंगल हुआ तो लिक्विड मूव करेगा फिर, ठीक है। तो ये लिक्विड एक्सर्ट थ्रस्ट या फ्लूइड्स एक्सर्ट थ्रस्ट, ये प्रॉपर्टी फ्लूइड्स एट रेस्ट की होती है, फ्लोइंग फ्लूइड्स की नहीं होती, क्योंकि फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर तो अलाउड है, मोशन अलाउड है ना, फिर तो तब की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, स्पेसिफिकल बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक बात कर रहे हैं लिक्विड एट रेस्ट। समझ आ गई बात कि वो थ्रस्ट ही एक्सर्ट करता है, यानी परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो एक फोर्स आ गई, थ्रस्ट तो एक फोर्स है, इसी की वजह से प्रेशर आ जाता है। लिक्विड में प्रेशर भी तो होता है ना। अभी चलो घर प्रेशर का टॉपिक ही ले लेते हैं। ये हो गया, चेंज कर दूं? अगर हम प्रेशर को एज ए टॉपिक लें जस्ट जल्दी से पहले, तो प्रेशर बाय डेफिनेशन फोर्स अपॉन एरिया होता है, मेरे ख्याल में सबको पता हो गया। अगर तो यह सभी इसको नहीं पता फोर्स प्रेशर अपॉन फोर्स अपॉन एरिया होती है, प्रेशर यूज भी बहुत बार कर लिया होगा मेरे ख्याल कई जगह, है ना। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होती है, यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी कहते हैं, पीए शॉर्ट फॉर्म में पीए से डिनोट करते हैं पास्कल, ऐसा यूनिट। ये तो इसकी ऐसा यूनिट है, सीजीएस में इसकी यूनिट वैसे
डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। नॉर्मली हम कभी यूज़ करते हैं डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को, ऐसा यूनिट ज़्यादा यूज़ होती है। ये तो प्रेशर हो गया, ठीक है ना। इसको टॉपिक की तरह खैर लेने की क्या जरूरत है। तो इन जनरल अगर तुम देखो तो हमारी रूटीन लाइफ के अंदर प्रेशर वाले एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं सबको पता होंगे। जैसे नाइफ की एक साइड जो होती है वो शार्प होती है, क्यों होती है शार्प? क्या जी, क्या आंसर दिया, क्या ताकि कट जाए उससे। हाँ जी बोलो। नाइफ में वन साइड ऑफ द नाइफ इज ऑलवेज मेड शार्प, है ना, एंड द अदर साइड इज मेड अ लिटिल ब्लंट। क्या रीजन होता है? ताकि वहां से हाथ ना कटे। फिर तो आंसर ऐसे हो गया ना। बेटे देखो क्या आंसर दिया। अब इसका आंसर थोड़ा टेक्निकल हो गया, बताओ ना कि एक साइड शार्प क्यों होती है, पिन की एक साइड पॉइंटेड क्यों होती है, दूसरी साइड फ्लैट क्यों होती है ना। जहाँ पे एरिया कम होता है वहाँ प्रेशर ज्यादा होता है, ये मतलब होता है इसका। लेस इज द एरिया मोर इज द प्रेशर, ठीक है ना। तो जहाँ शार्प साइड है, शार्प साइड का मतलब हो गया एरिया कम, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। तुम्हारी थोड़ी सी फोर्स से वो प्रेशर सफिशिएंट हो जाएगा उसको कट करने के लिए, ये रीजन हुआ ना, ठीक है ना। ऐसे पिन में एक साइड पॉइंटेड क्यों है, सो दैट वहां पे प्रेशर लार्ज रहे, जिससे वो इट कैन इजीली पियर्स इनटू समथिंग। और दूसरी साइड फ्लैट क्यों है, ताकि वो हमारे हाथ में ना लग जाए फिर, ठीक है ना। तो दूसरी साइड इसलिए फ्लैट होती है ताकि वहां पे प्रेशर कम आए। जो बैग्स होते हैं, बैग्स के स्ट्रैप्स जो होते हैं हमेशा थोड़े वाइड होते हैं, क्योंकि एरिया ज्यादा प्रेशर कम, है ना। ये तो बेसिक सी बातें हैं। और भी कोई एग्जांपल याद है किसी को? क्या रखते हैं सर पे? पोर्टर जो रखते हैं सर पे, हाँ क्या? हाँ हाँ वो एक, हाँ एक मतलब सर्कल सा बना के, कपड़े का एक सर्कल सा होता है, इससे वो एरिया थोड़ा ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हमारे हेड की जो शेप है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर वो करेगी, तो उससे एक तो सॉफ्टनेस आ गई बीच में, ठीक है ना, और दूसरा थोड़ा सा एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाता है। ऐसे ही कैमल के जो फीट होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, तो कैमल कैन इजीली वॉक ऑन सैंड। हम नहीं वॉक कर सकते सैंड पे आराम से, ठीक है ना, हमारे पैर अंदर घुसते हैं सैंड में, क्योंकि प्रेशर हमारे फीट का जो एरिया होता है, फीट हमारे थोड़े इस तरह के होते हैं ना, शेप ऐसी होती है कि वहाँ पे एरिया कम हो जाता है, एक्चुअल एरिया, ठीक है, तो प्रेशर ज़्यादा होता है। तो मतलब बेसिक सी बात है, ठीक है, ये सब सबको पता ही है, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। हमारा टॉपिक मेनली लिक्विड से रिलेटेड है, फ्लूइड के लिए भी अप्लाई हो रही है बात। लिक्विड से मतलब यहाँ पे फ्लूइड ही है, गैसेस भी करती हैं, एटमॉस्फेयर का भी तो प्रेशर होता है हमारे ऊपर, तो वो गैसेस की वजह से है ना। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। कॉलम COLOUMN, स्पेलिंग इस कॉलम की सही है या ओ नहीं होता है, ठीक सी लग रही है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, ठीक है जी। तो एक कंटेनर में लिक्विड है, गैसेस के ऊपर भी बात अप्लाई होती है, ठीक है ना। तो इसको डेराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर कंसीडर एन इमेजिनरी सिलेंडर, ये डेरिवेशन ही कर रहे हैं हम, इसमें हाँ आएगी। फॉर्मूला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है यहाँ से जब फॉर्मूला डेराइव करेंगे, थ्रू आउट ऑफ इस चैप्टर में वही चलता रहेगा, ठीक है ना। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम, कंसीडर एन इमेजिनरी लिक्विड सिलेंडर, यानी इस लिक्विड के अंदर इसी लिक्विड का बना हुआ सिलेंडर इमेजिन कर रहे हैं हम बस एक, ठीक है, मतलब ये कोई अलग से चीज नहीं है, इसी लिक्विड का एक सिलेंडर ले लिया हमने। तो कंसीडर एन इमेजिनरी लिक्विड सिलेंडर इनसाइड द लिक्विड, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, हाइट h है, सिलेंडर की हाइट, ठीक है, सिलेंडर की हाइट यहाँ पे h है।
और लिक्विड की डेंसिटी रो है, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये सिंबल तो सबने देखा हुआ है ना, या पहली बार देख रहे हो? देखा हुआ है ना, डेंसिटी का सिंबल होता है स्टैंडर्ड, मतलब एक स्टैंडर्ड सिंबल। ठीक है जी। अब हमने एक प्रॉपर्टी अभी पढ़ी कि लिक्विड एक्सर्ट्स थ्रस्ट। तो लिक्विड हर जगह से परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। तो जो तुमने इमेजिनरी सिलेंडर लिया है, ये लिक्विड इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा। ऊपर से मान लो F1, नीचे से थ्रस्ट F2, ठीक है, और साइडों से F3 ले लो, F4 ले लो, ठीक है। लिक्विड जिस पे हर जगह से थ्रस्ट लगाएगा इस तरह से। और इन सब के अलावा अगर हम फोर्सेस की बात करें तो इस सिलेंडर का वेट mg भी नीचे एक्ट करेगा, है ना। जो तुमने सिलेंडर वाला लिक्विड लिया है उतना वेट भी नीचे एक्ट करेगा डाउनवर्ड। तो एज, अब क्योंकि ये सारा लिक्विड रेस्ट पे है, ठीक है ना, अभी फिलहाल जब तक हम डायनामिक स्टार्ट नहीं करेंगे तो हम हर जगह रेस्ट तो अज्यूम करके चल रहे हैं कि लिक्विड एट रेस्ट है, तो ये भी लिक्विड एट रेस्ट है। तो अगर ये लिक्विड एट रेस्ट है तो सिलेंडर कैसा है, क्या ये मूविंग है? सिलेंडर भी रेस्ट पे है। अगर ये सिलेंडर रेस्ट पे है तो इसका मतलब फोर्सेस बैलेंस हो रही होंगी, हर तरफ से फोर्स बैलेंस हो रही होंगी, तभी तो कोई चीज़ रेस्ट पे रहती है, ठीक है ना। तो एज द सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम, एज इट इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है ना, फोर्स अलोंग x0, है ना, यानी कि F3 इक्वल टू F4, x के ऊपर तो F3 माइनस F4 इक्वल टू 0 हो गया ना, फिर फोर्स अलोंग x0, भाई x पे एक F3 लग रही है, F4 लग रही है, तो मतलब F3 इक्वल टू F4 लिख दूं, F3 माइनस F4 इक्वल टू 0, तो दैट इम्प्लाइज F3 इक्वल टू F4। तो दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रही होंगी तभी तो बैलेंस है ना। ऐसे ही फोर्स अलोंग y भी 0 होती है, y पे भी इक्विलिब्रियम होता है, फोर्स अलोंग y भी 0। इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर से एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है F1, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है इसका वेट, नीचे से अपवर्ड फोर्स लग रही है F2, शुड बी इक्वल टू 0। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डायग्राम में देखो, ऊपर से F1 फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लिक्विड थ्रस्ट एक्सर्ट करता है, मतलब हर जगह से प्रेशर एक्सर्ट करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है ना हर जगह से, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ऊपर से तो नीचे की तरफ कर रहा होगा, नीचे से ऊपर की तरफ कर रहा होगा, ये तो होती है फिर थ्रस्ट, ठीक है ना। तो डाउनवर्ड फोर्स एक F1 आ रही है, एक mg आ रही है, दिख रही है डायग्राम में दोनों फोर्सेस, दो डाउनवर्ड फोर्स हैं, एक अपवर्ड फोर्स है नीचे से, 0। तो क्या इसका मतलब हम ये कह दें चलो F1 प्लस mg इक्वल टू F2 कह दूं फिलहाल, फोर्स को कह दोगे प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स तो प्रेशर इनटू एरिया भी होता है, ठीक है ना। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, कहीं नोट कर लो, ए इज क्रॉस सेक्शन, समझ में आता है क्रॉस सेक्शन, समझ में आता है वर्ड सबको, क्या होता है क्रॉस सेक्शन। जैसे अगर इसकी बात करें तो इसमें क्रॉस सेक्शन किसे कहेंगे, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। जैसे पेन है तो पेन के अंदर ये चीज, ये क्रॉस सेक्शन है इसका, ठीक है ना। तो सिलेंडर है, सिलेंडर का सर्कल वाला चीज, इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फोर्स कितनी हो गई, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, मान लो ऊपर से प्रेशर P1 लग रहा है, प्रेशर इनटू एरिया हो गया ना फोर्स, ठीक है। बल्कि मैं इसको ना ऐसे ना बोलूँ, स्टेप की जरूरत नहीं है, एक स्टेप बेकार में बढ़ाना ही पड़ेगा इसको, बल्कि ऐसे बोलते हैं हम F2 माइनस F1 इज इक्वल टू mg, है ना। हाँ, F2 इधर आके प्लस हो गया, F1 इधर आके माइनस हो गया, इक्वल टू mg, ऐसे ना बोल दो कि जो फोर्सेस का बैलेंस है वेट को बैलेंस कर रहा है, ऐसे कह दो, वरना बेकार में एक स्टेप और बढ़ जाता, हमारा फायदा नहीं था, बाद में अगले स्टेप में करते ही काम, ठीक है। तो F2 को क्या बोल देंगे, प्रेशर इनटू एरिया, F1 कितना है, प्रेशर इनटू एरिया। अब सिलेंडर में ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया तो सेम ही होता है ना,
ठीक है, तो नीचे से प्रेशर है P2, ऊपर से प्रेशर है P1, नीचे प्रेशर है P2। ठीक है, तो P2 माइनस P1 इक्वल टू mg। मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कह सकते हो, मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कह देते हैं ना, सबको पता होगा। और क्या तुम्हें पता है कि वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट भी कहते हैं? हाँ जी, मैं समझा नहीं क्या बोल रहा जी। क्यों लगाया? वेट था, क्योंकि mg होता है ना वेट तो, और ये मास है, सिर्फ मास। तो मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, सबको पता ही है। तो या नहीं पता? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, बल्कि डेंसिटी भी एक टॉपिक था, कर लेना चाहिए इससे पहले, इसके बाद कर लेंगे अब, ठीक है ना। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट कहते हैं, ये बात पता है? सबको पता है? एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट होता है वॉल्यूम। तो इसका मतलब एच रो जी, ए एच जी, ए एच इंटू डेंसिटी इंटू जी, ये हो गया। वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू हाइट लगा दिया। ए कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, और ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला P2 माइनस P1 इज एच रो जी। इसका मतलब P2 क्या था? P2 था नीचे से लगने वाला प्रेशर, डेप्थ पे लगने वाला प्रेशर। P1 है ऊपर हाइट पे, ऊपर लगने वाला प्रेशर। तो ऊपर वाला प्रेशर कम है, नीचे वाला प्रेशर ज्यादा है, और P2 माइनस P1 का डिफरेंस एच रो जी है। ये समझ में आया कुछ? इसको बोलते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, यानी ये सिलेंडर अपने बेस पे इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? कॉलम मतलब हाइट, कुछ भी, लिक्विड का कॉलम, हाइट वाली चीज। तो ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर की हाइट है, तो h हाइट का सिलेंडर अपने बेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा? हम कहेंगे एच रो जी के बराबर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। h क्या है? हाइट, रो इज डेंसिटी, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोबारा बोलूं बात को सारी, ये पूरी बात दोबारा बोलूं? क्या हुआ ये? मतलब इस बात का तुम फाइनल वो देखो, जब भी किसी चीज को तुम लिक्विड में इमर्स करते हो तो लिक्विड उस पर हर जगह से प्रेशर लगाता है। तो लिक्विड ने ऊपर से ही प्रेशर लगाया, लिक्विड ने नीचे से ही प्रेशर लगाया, साइडों वाला तो बैलेंस हो ही रहा है, उसमें तो कुछ करना नहीं हमने, है ना। तो लिक्विड ने ऊपर से भी लगाया, नीचे से भी लगाया। लेकिन इस डिस्कशन के बाद तुम्हें क्या पता चला? कैन वी से P2 इज P1 को अगर उधर ले जाओगे तो P2 इज P1 प्लस एच रो जी, ये तो मतलब हुआ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो चीज डेप्थ पे है वहां का प्रेशर ज्यादा है? कितना प्रेशर है वहां का? ऊपर का प्रेशर प्लस एच रो जी के कॉलम का प्रेशर। इस लेवल का प्रेशर कितना है? हम कहेंगे इस लेवल का प्रेशर प्लस एच रो जी के कॉलम का प्रेशर इस P2। तो P2 इज मोर देन P1 बाय व्हाट फैक्टर? इतना फैक्टर ज्यादा। तो ये एच रो जी क्या चीज है? इतने कॉलम का प्रेशर जो एक्स्ट्रा आ गया इधर। P1 तो ऊपर से ही प्रेशर है, इस कॉलम का अपना प्रेशर कितना है? एच रो जी। तो P2 का प्रेशर कितना हो गया? P1 प्लस एच रो जी। ऐसे कह दो ना इस बात को, चलो उससे ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। तो P1 प्लस एच रो जी, तो इस एच रो जी को कहते हैं कि ये कॉलम कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ना। P1 प्रेशर ऊपर से भी है, एच रो जी का प्रेशर इसने एक्सर्ट किया, तो नीचे वाले पॉइंट का प्रेशर कितना हो गया? P1 प्लस एच रो जी, है ना। तो दिस एच रो जी इज कॉल्ड प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट भी लिख सकते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लिक्विड का कॉलम, कोई भी लिक्विड का कॉलम कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है? तो आंसर इज H इंटू रो इंटू जी। ठीक है, मैं कुछ बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था? हैं? हाँ, हम यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, लिख लो उसको, पॉइंटर की फॉर्म में लिख लो। एट टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ लिक्विड, at two different levels of liquid, difference of pressure is H rho g. At two different levels of liquid, difference of pressure is equal to
एच इंटू रो इंटू जी, यही चीज। तुम देखो ना, एक लेवल ये है, एक लेवल ये है, इन दोनों लेवल का प्रेशर का डिफरेंस ही तो है। चलो जी, इन दोनों लेवल्स में तो लेवल में डिफरेंस कितना है, एच हाई का डिफरेंस है ना, तो एच रो जी का प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा, और यही चीज प्रेशर एग्जैक्टिव वाली लिक्विड कॉलम कहलाती है। एक और पॉइंट लिख लो यहाँ पे, एक और पॉइंट लिख लो यहाँ पे, देयरफॉर। एक चीज पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर लिख लेंगे। देखो भाई, जो प्रेशर होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रेशर को बोला था फोर्स अपॉन एरिया, बोला था ना, जिसके बेस पे हमने बड़े सारे एग्जांपल लिए कि एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होएगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन ये सारे एग्जांपल मैंने कौन से लिए थे, बैक का स्टेप, पिन, सॉलिड्स के, ये सारे एग्जांपल सॉलिड्स के लिए थे। इनमें से कोई भी एग्जांपल लिक्विड में नहीं लिया था मैंने, क्योंकि जब तुम लिक्विड के प्रेशर एग्जर्ट की बात करते हो तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड कॉलम का फॉर्मूला क्या आया है, एच रो जी। तो कैन यू से कि दिस थिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसमें एरिया तो कट गया एक्सप्रेशन में, यहाँ पे ये फैक्टर बिल्कुल वैलिड नहीं है कि मोर इज द एरिया लेस इज द प्रेशर। नो, लिक्विड्स के ऊपर ये बात नहीं अप्लाई होती, क्योंकि इसमें तो एरिया कट जाता है दोनों साइड, है ना। यहाँ पे लास्ट में ये लिखवा रहा था, कुछ लिखा था, अभी नहीं लिखा था, बस पॉइंट लिखा। हाँ, देयरफॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके बाद पॉइंट नोट कर लो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। गुंतास, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स पता है किसी को क्या होता है? वेरी गुड। तीन कंटेनर है, अलग अलग शेप है, अमाउंट ऑफ वाटर भी अलग अलग ही हो गया, लिक्विड है ना, तीनों में लिक्विड का अमाउंट अलग अलग है। तो बेस पे सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सा लिक्विड एक्सर्ट कर रहा होगा, मतलब किस कंटेनर में बेस के ऊपर प्रेशर सबसे ज्यादा है? 1 2 3, सबसे ज्यादा प्रेशर बेस में किस कंटेनर में होगा? थर्ड वाला। थर्ड वाले पे क्यों होगा? वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, क्यों? हाँ जी, क्यों? अच्छा, वही सेम रीज़न लगा लो, ठीक ठीक लगा लो। और किसी को कुछ बोलना है? इसका सेकंड ही होगा। हाँ जी, अच्छा थर्ड के साथ है, तूने बोल दिया ना, तूने तो बोला था पहले वाला। मुझे समझ में नहीं आता, हाउ कैन यू डू दैट? मेरे को लाइफ लाइन चाहिए। लाइफ लाइन अभी अभी 2 मिनट पहले तुम्हें अभी एक बात बताई थी कि प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट लिक्विड्स के अंदर। अभी अभी बात नहीं कर रहे थे हम, फिर तुम सारे एरिया को देख रहे हो। यही तो पैराडॉक्स है एक्चुअली, इसीलिए इसका नाम दिया गया पैराडॉक्स। जो नॉर्मल कोई भी बंदा सोचेगा वो एक डिफरेंट वे में सोचेगा, जैसे तुम लोग सोच रहे हो, है ना। कोई सोच रहा है, अब मैं मेरे से कोई पूछता ना, शायद मैं इसका आंसर ये भी दे सकता था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसमें अमाउंट ऑफ लिक्विड सबसे ज़्यादा है। ये शेप मैंने ऐसे बनाई है, अमाउंट ऑफ लिक्विड बहुत ज़्यादा है इसमें औरों के कंपैरिजन में, अगर तुम देख रहे हो तो मैं शायद ये बोलता कि इसका वेट बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन फिर मैं कंफ्यूज हो जाता, इसका एरिया ज़्यादा है लेकिन प्रेशर कम हो जाना चाहिए, है ना। तो सारी बातें हमारे माइंड में आती हैं, जबकि कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट और एनी अदर फैक्टर। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? बस प्रेशर। फॉर्मूला देखो, H इंटू रो इंटू जी। अगर तीनों लिक्विड्स का हाइट सेम है, तीनों में हाइट सेम है,
क्या लिक्विड सेम है, हम कहेंगे लिक्विड सेम ही मान ले फिलहाल, मैंने बोला नहीं था बट सेम ही माने, सेम लिक्विड है वाटर मान लो, तो डेंसिटी भी सेम है, तो एच भी सेम है, डेंसिटी भी सेम है, जी सब के लिए सेम ही होता है, तो प्रेशर डिफरेंट कैसे हो जाएगा? आगे बात समझ में? तो तीनों का प्रेशर एच रो जी है, प्रेशर इज सेम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ पैराडॉक्स, क्योंकि नॉर्मली किसी को भी बोलोगे वो राइट आंसर तक नहीं पहुंचेगा इसमें, until or unless you specifically look at the formula and the concept. दिखने में नहीं लग रहा ये, हाँ जी क्यों, अब तुम्हें पता होना चाहिए नाउ ऑनवर्ड्स कि एच रो जी होता है फॉर्मूला, है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि देख के नहीं लग रहा हमें, लेकिन कॉन्सेप्ट कह रहा है नहीं, एच रो जी है फॉर्मूला विच इज सेम इन ऑल द थ्री केसेस, ठीक है ना, तो इसलिए इसको हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स भी बोलते हैं, कभी कभी कोई वन मार्कर क्वेश्चन पूछ ले तो बाय चांस, ठीक है, तो प्रेशर इज सेम इन ऑल द थ्री कंटेनर्स एज द हाइट इज सेम, नहीं रहने दो, बनाने की जरूरत नहीं है। ओके ये तीन ट्यूब्स हैं आपस में कनेक्टेड है, कनेक्ट किए, ठीक है ना, अगर मैंने एक में पानी को भरना, लिक्विड भरना शुरू कर दिया तो क्या होगा, यहाँ से मैंने कैप ओपन कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, फिर किसी मोमेंट पे मैंने कैप बंद कर दिया तो क्या होगा, तीनों में सेम लेवल पे लिक्विड आके रुकेगा हमेशा, जब भी कनेक्टेड ट्यूब्स होती है ना हमेशा लिक्विड सेम लेवल पे रहता है, ताकि प्रेशर सेम रहे, एच रो जी। लिक्विड फ्लो कब करता है, हम डायनामिक्स से पढ़ेंगे, लिक्विड का फ्लो डायनामिक्स हो गया ना, मोशन हो गई वो तो, लेकिन लिक्विड फ्लो कब करता है, आंसर इज जब प्रेशर डिफरेंस होगा, अगर तुम्हारे दो लेवल में प्रेशर का डिफरेंस होगा तो लिक्विड हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा, और जहाँ पे प्रेशर सेम हो जाएगा फिर वो रुक जाएगा फ्लो, तो प्रेशर सेम तभी होगा जब इनकी हाइट सेम होगी, तो इसलिए हमेशा कनेक्टेड ट्यूब्स के अंदर हाइट सेम होती है। इसका एग्जांपल दूं तुम्हें कि कभी देखा तुमने आजकल जो कूलर आते हैं वाटर कूलर, उसके अंदर एक वाटर इंडिकेटर होता है ना, जिसके अंदर एक पतली सी ट्यूब सी लगी होती है, हम उसमें देख लेते हैं पानी का क्या लेवल है, उसका यही तो लॉजिक होता है, जितना तुम्हारा अंदर के टैंक में पानी होगा ना बाहर उस ट्यूब के अंदर उतना ही पानी रहेगा उसी लेवल का, क्योंकि कनेक्टेड ट्यूब्स हैं, कनेक्टेड ट्यूब में लेवल सेम रहना चाहिए हमेशा, तो उससे पता चल जाता है पानी का लेवल क्या रहेगा, है ना, तो वो उसी का एग्जांपल है सेम चीज का। चलें आगे, डेंसिटी की भी थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं, हालांकि डेंसिटी का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। डेंसिटी सबको पता ही है क्या होती है, अबे डेफिनेशन तो बता दो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। फिलहाल हम यहाँ पे जब डेंसिटी वर्ड यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मास डेंसिटी, ठीक है ना। इन जनरल जब भी कोई डेंसिटी वर्ड यूज करता है तो दैट इज अंडरस्टूड कि वो मास डेंसिटी की बात करेगा, बाकी डेंसिटी बहुत तरह की होती हैं, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना, प्रेशर डेंसिटी, कोई भी चीज़ की डेंसिटी हो सकती है, कहने का मतलब ये है, आगे बात समझे। तो फिलहाल हम मास डेंसिटी, नॉर्मल डेंसिटी होती है, इन जनरल डेंसिटी का मतलब ही मास डेंसिटी होता है, ठीक है ना। तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, फॉर्मूला इज मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना। सीजीएस यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सीजीएस यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट में बड़ा कौन होता है, बड़ी यूनिट कौन सी होती है, बिगर, जैसे मीटर और सेंटीमीटर, तो मीटर बड़ा होता है ना, ग्राम और किलोग्राम में किलोग्राम बड़ा होता है, तो नॉर्मली ऐसा यूनिट बड़ी होती है ना। डेंसिटी एक ऐसा एग्जांपल है जहाँ पे सीजीएस यूनिट इज बिगर देन ऐसा यूनिट, ठीक है। इसके अंदर रिलेशन होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब
इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उल्टा रिलेशन है, नॉर्मली 1 kg 1000 ग्राम्स होता है, यहाँ 1 ग्राम 1000 kg है, ऐसा मान लो उल्टा, ठीक है ना, क्योंकि ये डिवाइड बाय मीटर क्यूब। कन्वर्जन दिखा दूं, वैसे कोई जरूरत नहीं है, छोटे बच्चों वाला काम होता है कन्वर्जन करना, लेकिन फिर भी अगर तुम देखो कन्वर्जन करो तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम को किलोग्राम करने के लिए क्या करोगे, 10 की पावर -3, ग्राम का केजी तो 10 की पावर -3 हो जाता है ना, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर करने के लिए क्या करोगे, -6। पता है बात, ये पता है ना, 1 मीटर इज 10 to the power 2 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब इज 10 to the power 6, है ना। हाँ, तो अब तो सेंटीमीटर को मीटर कर रहे हैं, छोटे को बड़ा कर रहे हैं, तो -6, ये क्या आ गया, ये तो -6 ऊपर जाके +6 हो जाएगा, तो ये आंसर 10 to the power 3 हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अनलाइकली यहाँ पे CGS यूनिट इज बिगर देन SI यूनिट, ठीक है। हमें सबकी डेंसिटी याद करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बस सिर्फ डेंसिटी ऑफ वाटर याद करनी होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, वाटर की डेंसिटी को हम याद रख लेते हैं। इसमें 4 डिग्री सेल्सियस का भी एक रेफरेंस होता है, अगर तुम्हें कोई पता हो तो। कुछ पता है 4 डिग्री सेल्सियस खास बात क्यों होती है, वाटर के लिए 4 डिग्री सेल्सियस एक स्पेशल टेम्परेचर होता है। 100 तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस में खास बात क्या होती है वाटर में, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, लेकिन अभी बता दूंगा मैं, जैसे जस्ट वैसे ही। तो इसलिए जनरली हमें ऐसे करना कुछ नहीं है फिलहाल इस 4 डिग्री सेल्सियस का। मैं वैसे बता रहा हूँ कि एट टाइम्स तुम्हें ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है बुक्स में कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों लिखते हैं अभी बताता हूँ, उसका भी कुछ स्पेशल पर्पस होता है इस बात का, ठीक है ना। तो वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ये हम याद रख सकते हैं। तो CGS यूनिट में वाटर की डेंसिटी 1 होती है, CGS सिस्टम हो गया ना, तो और SI सिस्टम में 1000 होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब याद रखनी होती है वाटर की डेंसिटी। क्योंकि वैसे तो देखा जाए टेक्निकली गिवन होना चाहिए, बट पेपर में हो सकता है वाटर की ना भी दें तुम्हें, और तुमसे ये एक्सपेक्ट करेंगे वाटर की डेंसिटी तुम याद रखोगे। आ रही है बात समझ में, ठीक है जी। कभी भूल जाओ, हैं कभी भूल जाओ, कभी कोई कंफ्यूजन हो रही हो कि मतलब कहाँ कौन सा आएगा, हो जाता है ना कई बार, कंफ्यूजन सी हो रही होती है, तुम्हें याद तो है लेकिन ये नहीं याद आ रहा 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब था, हो जाता है ना ऐसा कभी कभी, है हर बार ही हो जाता है, मेरे साथ भी हो जाता है ऐसा, ठीक है ना। तो उसको याद रखने के लिए ना, अगर तुम थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझो चीज़ों के, तो कई बार वो हमारी हेल्प कर सकती है। जैसे अगर हम जस्ट इमेजिन ही कर सकते हैं और तो कुछ नहीं करेंगे, हम एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं जिसका वॉल्यूम होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ और 1 सेंटीमीटर हाइट, है ना। कितना बड़ा बॉक्स बना, छोटा सा बना बिल्कुल। ये छोटा सा बॉक्स कितना वाटर होल्ड करेगा, क्या ये 1 kg वाटर होल्ड कर लेगा इतना सा, ये कितना वाटर होल्ड करेगा 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे बात समझ में, देख सुन नहीं रहा, सुन ले तूने, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब की छोटा सा बॉक्स, हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड, 1 ग्राम, है ना। इसी के कंपैरिजन में तुम जस्ट इमेजिन करो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर क्यूब का एक टैंक, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेड्थ, 1 मीटर हाइट, कितना बड़ा टैंक बना, अच्छा खासा बड़ा बना। क्या वो 1 kg वाटर होल्ड करेगा, कितना बड़ा टैंक 1 kg वाटर होल्ड करेगा, कितना होल्ड करेगा 1000 kg, तभी तो 1000 kg पर मीटर क्यूब है डेंसिटी, मतलब 1 मीटर क्यूब की का जो टैंक होता है दैट कैन होल्ड 1000 किलोग्राम्स ऑफ वाटर, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट कि इसकी डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है ना। तो कोई कंफ्यूजन हो तो मतलब जस्ट ऐसे इमेजिन करके देख सकते हो, कभी लग रहा है तुम्हें कि समझ ध्यान नहीं आ रहा कि ये था कि वो था, तो इमेजिन करके देख लो कि 1 मीटर क्यूब का टैंक क्या हैंडल कर सकता है और 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना होल्ड कर सकता है ना। ओके आगे चले। तो इससे इसी के जैसा एक और टॉपिक होता है, उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी।
रिलेटिव डेंसिटी, इसका एक और नाम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक डेंसिटी से तो फिर भी डेंसिटी वर्ड समझ में आ जाता है। ये स्पेसिफिक सॉरी रिलेटिव डेंसिटी तो डेंसिटी है, पता लग रहा है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कई बार वर्ड कंफ्यूज करता है, क्योंकि इसको हम रिलेट नहीं कर पाते कि डेंसिटी की बात हो रही होगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी को ही कहते हैं। और ये होती क्या है, ये होती है रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी जिसकी बात कर रहे हो तुम, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो किसी भी चीज़ की डेंसिटी को वाटर के रेफरेंस में जब देखा जाता है तो उसको उसकी रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, वो भी स्पेसिफिकली एट 4 डिग्री सेल्सियस। फिर भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये लैंग्वेज लिखी होती है, हालांकि तुम्हें ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड होता है ये, ठीक है ना। बट ये 4 डिग्री सेल्सियस का क्या सिग्निफिकेंस होता है, वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ कि बता दूंगा, कोई बात नहीं, 2 मिनट बाद, ठीक है जी। इसका नाम ही है रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, बता रहा हूँ मैं वही तभी मैं कह रहा हूँ कि ये वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्ड जो होता है ना, नॉर्मली अचानक तुम्हारे सामने आ जाए ना, तुम रिलेट ही नहीं कर पाते किसकी बात हो रही है, हाँ, क्योंकि ग्रेविटी में जाता है दिमाग इसमें सीधा। तो इसके लिए स्पेशली तुम्हें याद रखने की जरूरत है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी को ही कहते हैं, ठीक है ना। हालांकि ज़्यादा पॉपुलर वर्ड रिलेटिव डेंसिटी ही होता है, बट फिर भी कोई कहीं पे स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्ड यूज़ कर ले तो तुम्हें पता लगना चाहिए कि ये चीज़ जो होती है, ये चीज़ जो होती है ये मतलब रिलेटिव डेंसिटी होती है, और ये होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी ऑफ वाटर तो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, कितनी होती है डेंसिटी ऑफ वाटर, 1 ग्राम पर सीसी। सीसी, जब कोई वर्ड सीसी लिखता है तो इसका क्या मतलब होता है, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर कोई बोलते हैं, है ना, तो कई बार कोई सीसी बोल देता है, वो क्यूबिक सेंटीमीटर ही होता है। तो 1 ग्राम पर सीसी या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये वाटर की डेंसिटी होती है, ठीक है। तो जैसे किसी ने तुम्हें बताया कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6, क्वेश्चन में मुझे ये दे रखा है और मुझे डेंसिटी ऑफ मर्करी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, तुम कहेंगे किसी भी चीज की रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सब्सटेंस की डेंसिटी आ जाएगी। रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हाउ विल यू गेट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ऐसे ना बोल रहे हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दें। तो क्वेश्चन में जहां भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होता है कि वो चीजों की डेंसिटी ना बता के रिलेटिव डेंसिटी बताता है हमेशा पेपर में। तो तुम्हें करना क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी को उठा के डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो अगर हम देखें तो डेंसिटी ऑफ मर्करी क्या होनी चाहिए सीजीएस सिस्टम में, हम कहेंगे सीजीएस सिस्टम में तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 ही तो होती है वाटर की डेंसिटी सीजीएस में, यानी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1। और ऐसा ही सिस्टम में तुम्हें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऐसा ही। सीसी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, अच्छा फिर ठीक है, लो जी लो, सीसी ले लो तो, फिर ठीक, ओके। तो 13.6 ग्राम पर सीसी या 13.6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओह ठीक है, ये मैंने सही लिखा है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं, 1000 से मल्टीप्लाई होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में तुम्हें डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है, 1000 होती है डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का हमारा न्यूमेरिकल में क्या यूज होने वाला है कि जो भी वैल्यू दे रखी है, अगर तुम्हें सीजीएस में यूज करना है तो वैल्यू खुद ही ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी हो जाती है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ही होती है ना, सीजीएस सिस्टम में डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ही होती है, जबकि एसआई सिस्टम में डेंसिटी ऑफ वाटर को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 13.6 अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है तो डेंसिटी इज 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में एट टाइम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने अभी एक फॉर्मूला जो किया है H2G प्रेशर ग्रेविटी बाय मर्करी कॉलम, सॉरी लिक्विड कॉलम, वहाँ भी तो डेंसिटी आ रही है। अब वो डेंसिटी अगर वाटर है तो वाटर की लगेगी, कोई और मटेरियल है तो किसी और मटेरियल की लगेगी, है ना। तो हमें जरूरत पड़ेगी इसका मतलब डेंसिटी की जगह जगह।
आइडिया लग गया? तो डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। दस मिनट है अभी, तो रुक जाओ। पास्कल्स लॉ, दैट इज व्हाट आई एम। स्टेटमेंट लिख लो। अरे वैसे में इतना लेट हो गया, एक तो आज दुर्गा पूजा के चक्कर में अभी से शुरू हो गया कुछ। दुर्गा पूजा में रात को नहीं होती है बहुत, आज तो अभी से भीड़ हो रही है इतनी। दशमी में दिन में ही शुरू हो जाता है सिस्टम इनका। मैं क्या बोल रहा था, हाँ पास कर लो, पास कर दो, लिखो पास कर दो। इसमें ना देखो, इसमें दो स्टेटमेंट्स होती हैं, हम तीन लिखेंगे दो की, है ना। तो पहले लिखो फर्स्ट स्टेटमेंट, वन फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट इसका बिल्कुल बेकार है, जिसको हम कभी यूज नहीं करेंगे, लेकिन कोई नहीं, तो अगर पेपर में आ गया तो लिखना तो पड़ेगा ना, है ना। पेपर में आ गया तो लिखना पड़ेगा, वरना हमारे किसी काम का नहीं होता, क्योंकि हम इसको मॉडिफाई करते हैं फर्स्ट लॉ को, ठीक है ना। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो लिख लो, इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। वो कह रहा है इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, then the pressure at every point, then the pressure at every point of a liquid is same. If the effect of gravity is neglected, then pressure at every point of a liquid at rest add कर लेना अगर नहीं लिखा तो, क्योंकि ये सारी at rest वाली प्रॉपर्टी है। तो for then the pressure at every point of a liquid at rest is same, ठीक है। तो इसने बोला अगर ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दो तो प्रेशर हर जगह सेम होता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल टर्म्स में बोलें तो हम कहेंगे हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए ये लॉ हमारे किसी काम का नहीं होता, क्योंकि हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही जो टॉपिक किया था उसमें हमने देखा था कि अगर एक लेवल का प्रेशर P1 है, दूसरा लेवल यहाँ पर है, इसका प्रेशर P2 है, तो इनके बीच में HOG का डिफरेंस आ जाता है। कौन सा? ये लॉ कहीं नहीं लगता, ये किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। लगा दो, लगा दो फिर वहाँ पे। अगर तुम यहाँ देखो तो हमने जो पिछला टॉपिक ही किया था उसमें हमने देखा था तो एक लेवल से दूसरे लेवल में HOG का डिफरेंस होता है प्रेशर का, है ना। होता है कि नहीं होता? एक लेवल से दूसरे लेवल में HOG का डिफरेंस होता है। सीधी बात है, जी को नेग्लेक्ट कर दोगे तो हर जगह प्रेशर सेम है, बट हम नहीं करते हैं। हम तो डिफरेंस, ये लेवल का डिफरेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो हम नहीं करते, इसलिए हमारे किसी काम की नहीं होती है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे। नीचे एक और पॉइंट लिख लो, उसको 2 मत लिख के जस्ट एक पॉइंट की तरह लिख लो। हमारे काम का जो है ना वो आएगा, जो मैं बोलूंगा कि इफ ग्रेविटी इज नॉट नेग्लेक्टेड, हम ऐसे लेते हैं इसको, हम तो नेग्लेक्ट करेंगे नहीं, है ना। इफ ग्रेविटी इज नॉट नेग्लेक्टेड, तो हम इसकी एक बात मान सकते हैं, हम इसकी एक बात तो मान सकते हैं कि अगर ग्रेविटी को नहीं भी नेग्लेक्ट करोगे ना तुम, तो भी किसी एक लेवल के ऊपर तो प्रेशर हर जगह सेम रहता है। ये तो मान सकते हैं इसकी बात को। अलग अलग लेवल के प्रेशर को हम सेम नहीं बोलेंगे क्योंकि HOG का डिफरेंस आ जाएगा, है ना। बट प्रेशर एट सेम लेवल इज सेम, प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम, प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम। ये वाली बात हमारे बहुत काम आएगी, बहुत सारी चीज़ों को जस्टिफाई करने में ये चीज़ हमारे काम आती है कि सेम लेवल पे प्रेशर सेम रहता है, ठीक है। प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम। अब इसकी स्टेटमेंट नंबर 2, चलो 3 कह लो। वैसे मैंने कहा था इसको पॉइंट मत बनाना, लेकिन कोई बात नहीं, बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में पास्कल लॉ नहीं है, ये तो हमने मॉडिफाई किया अपने अकॉर्डिंग, है ना। नेक्स्ट लिख लो, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसको बोलते हैं, उसको ब्रैकेट में नाम भी लिख सकते हो उस लॉ का, लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर।
लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर। लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर ये कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसमें लिख लो द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट, द प्रेशर exerted at any point of an enclosed ब्रैकेट में लिखना चाहो तो एक और वर्ड लिख सकते हो, इनकम्प्रेसिबल, एनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। तो ये बात है लिक्विड कह रहे हैं लेकिन फ्लूइड्स के ऊपर अप्लाई हो रही है बात, ठीक है ना। तो द प्रेशर एक्सर्टेड एनी पॉइंट ऑफ एन enclosed incompressible liquid is distributed undiminished in all directions inside the liquid इसका कहने का मतलब ये है, पहले सेकंड पॉइंट का ही वो एक्सप्लेनेशन ले लो। इसका कहने का मतलब ये है, सपोज अगर हमने एक एनक्लोज लिक्विड लिया, पहले तो मैं वैसे एग्जांपल देता हूँ, बलून लिया, बलून के अंदर ना पहले उसको मतलब फुलाने से पहले उसमें ना छोटे छोटे 2-3 होल कई बार होते भी हैं, है ना, बलून में 2-3 जगह से होल होते हैं, ठीक है ना। अब उसके अंदर पानी भर लिया तुमने तो क्या होगा, हर जगह से बाहर निकल रहा होगा, है ना, अलग अलग लेवल पे मान लो। अब उसको क्या करो, कहीं से भी तुमने प्रेस करना शुरू किया हल्का सा, तो क्या होगा उससे, और वो हर होल से बढ़ जाएगी स्पीड, ऐसा तो नहीं है किसी एक से ही बढ़ जाएगी। तो यही कह रहा है कि जब तुम किसी एनक्लोज लिक्विड जो बंद है पूरी तरह से, जब उसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे प्रेशर लगाते हो ना, तो प्रेशर लिक्विड में हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। यानी एक जगह से अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो हर जगह प्रेशर बढ़ जाएगा लिक्विड में उसी अमाउंट से, सेम अमाउंट से। अब ये हमारे बड़े काम की चीज़ होती है, ये वाली चीज़ बड़े काम की चीज़ होती है, ठीक है ना। काम की चीज़ कैसे होती है, ये अपने आप में एक फोर्स मल्टीप्लायर है, ये फोर्स को मल्टीप्लाई कर सकती है चीज़, मतलब कम फोर्स को ज़्यादा फोर्स में कन्वर्ट कर सकती है। कैसे, अब हम देखते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। ये कंटेनर है, इसमें कई हमने ओपनिंग्स दे दी हैं, आउटलेट्स, सब में पिस्टन फिट है, सबको बंद कर रखा है पिस्टन लगा के, ठीक है। इसका एरिया ए है, एरिया क्रॉस सेक्शन पिस्टन का। यहाँ पे पिस्टन का एरिया काम करते हैं A/2 ले लेते हैं, इधर पिस्टन का एरिया 3A ले लेते हैं, मतलब कितना भी उसका मल्टीपल। तो हमने अलग अलग मल्टीपल, एक सब मल्टीपल ले लिया, वैसे मल्टीपल ले लिया, ठीक है ना, ठीक है। अब तुमने यहाँ से एक फोर्स लगाई F, ये लिक्विड है इसके अंदर पूरा, एनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, इनकम्प्रेसिबल वर्ड समझ में आता है ना, लिक्विड कंप्रेस ना हो जो, ठीक है ना। तो अगर तुमने यहाँ से फोर्स लगाई तो यहाँ पे प्रेशर आ गया, ठीक है, लिक्विड इस प्रेशर से प्रेस होने लग जाएगा। अब सेम प्रेशर हर जगह अप्लाई हो जाएगा। लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर कहता है एक जगह जो प्रेशर लगाओगे वो लिक्विड में हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सब जगह चला जाएगा सेम प्रेशर, ठीक है ना। हाँ जी, ओ बेटे कभी कभी नहीं, बहुत बार यूज होता है, ठीक है। तो हमने फोर्स लगाई, प्रेशर लगा, ये प्रेशर हर जगह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया लिक्विड में, ठीक है ना। तो इस जगह भी प्रेशर लग गया एक पिस्टन पे,
अगर इस पिस्टन पे प्रेशर P लगा और मान लो ये पिस्टन बाहर मूव करता है विद द फोर्स F1, पिस्टन पे फोर्स F डैश कह देता हूँ, यहाँ पे फोर्स लग रही है मान लो F डैश, इस पे ही प्रेशर लगा तो ये पिस्टन बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, इसके ऊपर फोर्स आ गई मान लो F डबल डैश, मान लिया सबने। डायग्राम में काम करो, P1 P2 P3 बोल दो इनको, जस्ट वैसे ही मैंने इनको P1 P2 P3 बोल दिया है ना, लेकिन लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर कहता है सब जगह प्रेशर सेम होता है, तो क्या मैं कह सकता हूँ P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3, प्रेशर तो सेम है ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर के हिसाब से, है ना। P1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया, P1 होना चाहिए फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे है ना P1 फोर्स अपॉन एरिया, इसका P2 कितना होना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया A/2, इसका कितना होना चाहिए, यहाँ का फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 दो को ले लो एक साथ, इन दोनों का अगर मैं साथ लेता हूँ तो F डैश की वैल्यू क्या आ जाती है, सॉल्व करो जरा, A/2 ऊपर चला जाएगा, A से कट जाएगा, F डैश की वैल्यू F/2 आ जाएगी। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो F डैश की वैल्यू F/2 आ गई, ठीक है। और अगर मैं इसको और इसको सॉल्व करता हूँ तो F डैश की वैल्यू 3F आ जाएगी। तो समझ में आया, नहीं आया। मैंने देखो एक तरफ F अपॉन A है, एक तरफ F डैश अपॉन 3 है, A से A कटेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, F डबल डैश इक्वल टू 3F नहीं आ जाएगा, है ना। इससे तुम्हें एक बात पता चल रही है कि जितने टाइम्स मेन जहाँ पे मैंने प्रेशर लगाया था, मैंने प्रेशर इस पिस्टन पे लगाया था, दूसरा पिस्टन का एरिया इसका जितना टाइम्स होगा फोर्स भी उतने टाइम्स हो जाएगी मल्टीप्लाई। अगर मैंने एरिया 3 टाइम्स कर दिया तो फोर्स भी 3 टाइम्स हो गई, एरिया हाफ कर दिया तो फोर्स भी हाफ हो गई, दूसरे पिस्टन का एरिया अगर मैं दूसरा 100 टाइम्स ले लूँ तो फोर्स भी 100 टाइम्स हो जाएगी, है ना। यानी कि तुम्हारी कम फोर्स अपने आप एक ज़्यादा फोर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, अगर ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाए, है ना। तो ये अपने आप में एक फोर्स मल्टीप्लायर होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट, इस चीज़ की एप्लीकेशन होती है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर क्या होता है, जितने भी ये कार वॉश वगैरह जहाँ होती है ना, वहाँ पे जो गाड़ियों को ऊपर उठाते हैं पहले, तो उनका जो ऊपर उठाने का सिस्टम होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाइड्रोलिक लिफ्ट ही होती है उनकी, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, वो कुछ नहीं है, वो 2 पैर से 2 बार प्रेशर मारते हैं, गाड़ी ऊपर उठ जाती है। कॉन्सेप्ट यही होता है उसका, एक साइड पे एरिया कम है, दूसरी साइड एरिया मान लो 100 टाइम्स ज़्यादा है, कनेक्टेड लिक्विड्स हैं। तो हम उसकी बात करेंगे कि 2 कनेक्टेड लिक्विड हैं इस तरह से, एक साइड कम एरिया, एक साइड ज़्यादा एरिया, है ना। यहाँ पे तुम F फोर्स लगाओ, वहाँ पे 100 F हो जाएगी अगर 100 टाइम्स डिफरेंस है तो एरिया में। यानी कि 1000 kg की गाड़ी उठाने के लिए तुम्हें सिर्फ 10 kg एफर्ट की जरूरत है, 10 kg एफर्ट लगाओ 1000 kg गाड़ी उठ जाएगी इस हिसाब से, तो है कि नहीं। तो ये फोर्स मल्टीप्लायर होता है अपने आप में कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर, ठीक है जी। समझ में आया कुछ बात, इसी एप्लीकेशंस को हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे, फिर सबको जल्दी हो ही रही है तुम्हें जाने की।